मैं अपने भाई की बात सुनकर फटी फटी आंखों से उसे देख ही रही थी। मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं आ रहा था कि ऐसा शब्द मैं अपने भाई के मुंह से सुनूंगी। मैंने कहा, भाई आप होश में तो हो? वह नशे में चूर अपने पांव पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। लड़खड़ाते कदमों से मेरे कमरे की दीवार से लगकर दीवार के सहारे खड़ा हुआ था। कहने लगा, हाँ मैं होश में हूँ और जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। रात को तैयार रहना। मैंने गुस्से से कहा कि मैं ऐसा कोई भी पाप नहीं करूंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं तुम्हारी बहन हूँ। बहन से इतनी घटिया बातें करते हुए तुम्हें डूबकर मर जाना चाहिए। लेकिन मेरा भाई कहने लगा, अगर तुमने शराफत से मेरी बात न मानी तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है। यह कहकर वह नशे में चूर मेरे कमरे से बाहर निकल गया और देखते ही देखते उसने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया। यह देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मैं अपने उस नशेड़ी भाई से यह उम्मीद नहीं कर सकती थी। मैं फौरन दरवाजे के पास आ गई और जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, रोने लगी, मगर दरवाजा नहीं खुला था। पूरी रात मैंने रो रो कर गुजारी थी। दरवाजा पूरा दिन बंद रहा। मैं भूखी प्यासी कई बार दरवाजा पीटती रही, लेकिन कोई भी मेरी मदद को नहीं आया था। शायद इसलिए कि मेरा भाई मुझे जिस घर में लाया था यहाँ आसपास कोई भी घर मौजूद नहीं था। आबादी ना के बराबर थी। मुझे नहीं पता था कि वह अपनी नशे की लत पूरी करने के लिए इस हद तक भी गिर सकता है। बहन भाई जैसे पवित्र रिश्ते की यूं धज्जियां उड़ा सकता है। अपने भाई का यह रूप देखकर मैं तड़प तड़प कर रो रही थी, लेकिन मेरी तड़प, मेरी चीख पुकार सुनने वाला यहाँ कोई भी न था। यह एक सुनसान सा इलाका था। आसपास इक्का दुक्का घर बन रहे थे, लेकिन उसमें कोई आकर बसा नहीं था। मेरा भाई मुझे यहाँ धोखे से लेकर आया था। तो मैंने कहा, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? यहाँ तो आबादी ही नहीं है। वह कहने लगा, तभी तो इतना बड़ा घर इतना सस्ता मिल गया है। मैंने कहा, मुझे यहाँ डर लग रहा है। यहाँ आसपास कोई नहीं रहता। मुझे वापस अपने पुराने घर में जाना है। वह कहने लगा, अब यही हमारा घर है। वह घर मैंने बेचकर यह घर खरीद लिया है। वह मुझे इस सुनसान से घर में ले आया था। वह घर हमारे पुराने घर से बड़ा था, लेकिन मुझे डर लग रहा था। अभी कुछ ही दिन हुए थे हमें यहाँ आए हुए, तो भाई ने अपना असल मकसद भी बता दिया। वह मुझसे पाप करवाना चाहता था और मेरे जरिए पैसे कमाकर उन पैसों से अपने नशे की लत पूरी करना चाहता था, जो पुराने घर में मुमकिन नहीं थी, क्योंकि वहाँ पड़ोस में रहने वाले लोग मेरी माँ के मरने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मैं इस वक्त कमरे में बंद अपनी किस्मत पर रो रही थी। भूख प्यास को बर्दाश्त करके मैं बेदम सी हो चुकी थी। दिन से दोबारा रात हो चुकी थी कि तभी कमरे का दरवाजा खुला। सामने एक पक्की उम्र का आदमी था, हट्टा कट्टा, लंबा चौड़ा। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह मुझे देखकर बड़ी कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। मैं कई कदम पीछे हट गई। उस इंसान ने दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके गलत इरादे देखकर मैं रोने और चिल्लाने लगी कि मुझे हाथ मत लगाना, मैं यह पाप नहीं करूंगी, प्लीज मेरे करीब मत आना। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारे भाई को मुंह मांगी कीमत दी है। यह कहकर वह मेरे पास आ गया। मैंने पूरी ताकत से उसे धक्का दिया था। वह पीछे जाकर गिरा था। मैं जल्दी से कमरे के दरवाजे की तरफ जाने लगी, लेकिन इससे पहले ही वह मुझे बाजू से पकड़ चुका था और इस बार बहुत गुस्से में था। मुझे एक गाली बकी और बेड पर पटक दिया। मेरा सर बेड के किनारे पर जाकर लगा था। मेरा सर इतनी जोर से लगा था कि मुझे चक्कर से आने लगे थे। मैं 2 दिन से भूखी प्यासी भी थी, तो मुझ में इतनी ताकत भी नहीं थी कि सामने खड़े उस इंसान से अपना बचाव कर पाती, उससे लड़ सकती। जितनी मेरे अंदर हिम्मत थी, मैंने अपने हाथ पैर चलाए थे अपना बचाव करने के लिए, लेकिन वह हट्टा कट्टा मर्द मुझ पर हावी हो चुका था। मेरी आंखों से बेबसी के आंसू बह निकले। सुबह का सूरज मेरे लिए बर्बादी का नया सामान लेकर उगा था। वह इंसान मेरे मुंह पर पैसे फेंककर बड़ी नफरत और गिरी हुई नजरों से देखकर कहने लगा, बड़ी अकड़ रही थी रात को मेरे सामने, देख लिया अपना अंजाम। यह सिर्फ हम मर्दों का समाज है लड़की। तुम जैसी लड़कियां सिर्फ बिकने के लिए ही होती हैं। आगे से जब मैं आऊँ तो झुक करके मेरे सामने पेश आना, वरना आज से भी ज्यादा बुरा हाल करूँगा तेरा। वह कमरे से जा चुका था और मेरे आंसू मेरी आंखों से बहकर तकिया भिगोने लगे थे। उस इंसान ने जानवरों जैसा व्यवहार मेरे साथ किया था।
मेरे चेहरे और बाजू पर उसने जलती सिगरेट बुझाए थे। उसने मेरे होठों को लहूलुहान कर दिया था। मैं रोती चिल्लाती दर्द से बिलबिलाती रही और वह मेरी तकलीफ पर कहे लगाकर कहने लगा, यह मुझे धक्का देकर पीछे गिरने की सजा है। मेरा जी चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मैं भूख और तकलीफ को सह सहकर बिल्कुल बेजान हो चुकी थी। तभी मेरा घटिया भाई मेरे कमरे में आया। मेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखकर नजर चुरा गया। फिर मेरे बेड पर बिखरे नोट देखकर उसकी आंखें चमक उठी थी। उसने किसी भूखे कुत्ते की तरह से वह नोट झपट लिए थे और कमरे से बाहर निकल गया। मेरा कमरा फिर से लॉक हुआ था, लेकिन इस बार मैंने कुछ भी नहीं कहा। मुझ में इतनी हिम्मत ही कहाँ बची थी कि मैं दरवाजा बजाती। बहुत देर बाद मेरा भाई मेरे लिए नाश्ता की ट्रे लेकर आया। ट्रे मेरे सामने रखकर कहने लगा कि पेट भर के खा ले, तेरे ही पैसे से लाया हूँ। मेरा जी चाहा उसके मुंह पर थूक दूं या वह ट्रे उठा के उसके मुंह पर फेंक दूं। मैं नफरत से उसकी तरफ देखा, जिसे अपने किए पर जरा भी अफसोस न था। फिर मुझे अफसोस भरी आंखों से देखकर कहने लगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें यूं कैद करके रखना। अगर तुम आराम से मेरी बात मान जाती तो मुझे यह सब ना करना पड़ता। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहनें तो भाई की इज्जत होती हैं, उसकी गैरत होती है। वह तो अपनी बहन की तरफ उठने वाली गंदी आंखों को भी निकाल देते हैं। भरे बाजार में अपनी जान को दांव पर लगाकर अपनी बहन की इज्जत की रक्षा करते हैं। लेकिन मेरे सामने जो इंसान बैठा था वह भाई कहलाने के लायक नहीं था, जिसने अपनी ही बहन की इज्जत का सौदा कर दिया था। और उसके चेहरे पर अफसोस नाम की लकीर तक न थी, बल्कि उसके चेहरे पर चमक थी। जो इतने सारे पैसे उसे एक ही रात में मिल गए थे। कितना बेगैरत हो गया था वह। मेरी आंखों से आंसू बहे चले जा रहे थे, जो मेरे चेहरे पे लगे जख्मों में नमक का काम कर रहे थे और मुझे तड़पा रहे थे। लेकिन यह शायद मेरी तकलीफों भरी जिंदगी की शुरुआत थी। असल मौत तो उस समय हुई जब मेरे सगे भाई ने अपना नशा पूरा करने के लिए मेरे साथ मेरे पापा की मौत उस समय हुई थी, जब हम दोनों बहन भाई बहुत छोटे थे। मेरे पापा को मरे अभी कुछ ही महीने हुए थे कि मेरी माँ ने लोगों के जूठे बर्तन मांजने शुरू कर दिए ताकि हमारा पेट भर सके। पूरा दिन मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती। शाम को थकी हारी आती तो घर के कामकाज करने लगती। मैं उस समय 8 साल की थी, लेकिन अपनी माँ की खातिर मैंने अपनी उम्र से पहले ही घर के कामकाज संभाल लिए थे। नीरज भाई उस समय 15 साल का था, लेकिन काम कुछ भी नहीं करता था और ना ही पढ़ाई लिखाई करता था। मेरी माँ ने मुझे और नीरज भाई को सरकारी स्कूल में डाल रखा था। मैं लगन से पढ़ाई करती थी, लेकिन नीरज भाई को पढ़ने लिखने से कोई मतलब नहीं था और ना ही किसी काम में उनका मन लगता था। जैसे ही माँ काम पर जाती, वह भी घर से बाहर निकल जाता। पूरा दिन गली के आवारों लड़कों के साथ घूमता फिरता रहता। माँ के घर आने से पहले घर आ जाता और मुझसे कहने लगता कि माँ को यह सब मत बताना कि मैं बाहर गया था। साथ ही अपनी जेब से मुझे टॉफी निकालकर दे देता। मैं भी खुशी से रख लेती और माँ से भाई की कोई शिकायत न लगाती। मगर एक बार जो मेरी आंखों ने देखा, मेरे होश उड़ गए थे। वह उस समय सिर्फ 15 साल का था और ये हरकत मेरे तो होश ही उड़ गए थे। एक बार रात के समय मेरी माँ गहरी नींद सो रही थी, जब मेरी आंख अचानक से खुल गई। मैंने देखा तो भाई की चारपाई खाली थी। आधी रात को भाई कहाँ जा सकता था। मुझे शुरू से ही अपने भाई से बेहद मोहब्बत थी। हम तो बहन भाई थे और फिर बहनों को भाई से कुछ ज्यादा ही मोहब्बत होती है। यह तो एक नेचुरल सी बात है। मैं कमरे से दबे पांव बाहर आई तो भाई बाहर आंगन में पिछले चारपाई पर बैठा सिगरेट पी रहा था और साथ ही साथ खास रहा था। मैं यह देखकर हैरान सी रह गई थी। इतनी सी उम्र में वो सिगरेट पी रहा था। मैं फौरन से भाई के पास गई। वह मुझे अपने सामने देखकर एकदम से बौखला गया था। सिगरेट के धुएं की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे देखकर पहले तो उसने सिगरेट अपने पीछे छुपा ली, लेकिन मैं सिगरेट देख चुकी थी। मैंने उससे कहा, मैं अभी माँ को बताती हूँ कि आप सिगरेट पी रहे हैं। मेरी बात सुनकर भाई की रंगत उड़ गई थी। उसने फोन से सिगरेट बुझा दिए और फिर से मुझसे कहने लगे कि तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, माँ को कुछ मत बताना। मैं तुम्हें कल 2 बड़ी बड़ी चॉकलेट लाकर दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनते ही मैं फौरन मान गई। मेरी उम्र उस समय कुछ ज्यादा नहीं थी, मैं बच्ची ही थी।
इसलिए चॉकलेट के लालच में मैं आ गई थी और चॉकलेट टॉफी वगैरह मुझे भी बहुत पसंद थी। उसके बाद तो भाई अपनी इस गलत रास्ते पर आगे ही बढ़ता चला गया। पहले सिगरेट का आदी हुआ, उसके बाद अपनी स्पेशल वाली सिगरेट पीने लगा। रात को देर से घर आने लगा। जब माँ सो जाती तो वह घर से बाहर निकल जाता, मुझसे कहता कि आंगन में बैठकर मेरा इंतजार करना, जब मैं आ जाऊं तो चुपके से दरवाजा खोल देना ताकि माँ को खबर ना हो, और बदले में वह मुझे चॉकलेट लाकर देता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरे इस छोटे से लालच की वजह मुझे कितनी महंगी सजा मिलेगी। ये चॉकलेट मुझे कितनी महंगी पड़ेगी। अगर मैंने माँ को उस समय बता दिया होता तो मेरी माँ नीरज भाई को उस समय रोक लेती, लेकिन मैं तो एक चॉकलेट के लालच में आकर अपने भाई को गलत राह पर डाल बैठी थी। एक दिन जब भाई घर आया तो उसके मुंह से अजीब सी बदबू आ रही थी, उसकी आंखें लाल थी और उसके कदम भी बुरी तरह से डगमगा रहे थे। वह घर में दाखिल होते ही आंगन की चारपाई पर दह गया और फौरन ही सो गया। अब वह 20 साल का हो चुका था और मेरी उम्र उस समय 11 साल की थी। 20 साल की उम्र में नीरज भाई ने पहली बार शराब पी थी और इस बार भी भाई ने मुझे मना किया था कि माँ को कुछ मत बताना, मैं तुम्हारे लिए ढेर सारी चॉकलेट लेकर आऊंगा। और फिर चॉकलेट के लालच में मैं आ गई। मैंने माँ को कुछ ना बताया। भाई धीरे धीरे अब जुआ भी खेलने लगा था। जुआ जीत जाता तो मुझे खूब अच्छा अच्छा खाना खिलाता। मुझे नहीं पता था कि जुआ बुरी चीज है। मैं तो रोज भाई के लिए दुआ करती थी कि मेरा भाई आज जुआ जीत कर आए, क्योंकि माँ की मेहनत के पैसे से बस दाल रोटी ही मिल पाती थी। मेरी माँ जब सो जाती तो भाई घर से बाहर निकल जाता, जुआ जीतकर खूब अच्छा अच्छा खाना लेकर आता। हम दोनों मिलकर खाना खाते। जब वह 21 साल का हुआ तो मेरी माँ ने उसे एक दुकान पर नौकरी लगवा दिया था। भाई कुछ ही घंटे नौकरी करता था, बाकी के समय वह जुआ खेलने लगता। दुकान के मालिक ने मेरी माँ को भाई के बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम्हारा बेटा नशा करता है, जुआ खेलता है, काम भी ठीक से नहीं करता है। मेरी माँ तो यह सब कुछ सुनकर हैरान रह गई थी। वह रोने लगी, अपना सर पकड़कर बैठ गई। पहली बार मेरी माँ ने भाई को बहुत मारा था और खुद भी बहुत रोई कि मैं मेहनत मजदूरी करती रही ताकि तुम लोग गलत कामों से बचे रहो और घर बैठकर इज्जत की रोटी खाओ, लेकिन तूने खुद को किन गलत चक्कर में डाल दिया है। खुद की जिंदगी तूने बर्बाद कर ली है। अभी भी समय है, सुधर जा। लेकिन मेरा भाई उस समय तक नशे की बुरी तरह से आदी हो चुका था। माँ की मारपीट उस पे बेअसर हो चुकी थी। अब वह पूरा पूरा दिन घर पर पड़ा रहता। रात को एक पाउडर की पुड़िया लाता और कागज का होल बनाकर उस पाउडर को उस घोल के जरिए सूंघता। वह पाउडर नाक के जरिए भाई के अंदर चला जाता और फिर वह दुनिया से बेखबर हो जाता। मेरी माँ उसे एक बार नशा मुक्ति हॉस्पिटल भी लेकर गई ताकि उसका इलाज हो सके, लेकिन वह वहाँ से भी भाग गया। अब वह माँ की तनख्वाह भी चोरी करने लगा था। उसे जब तक नशा ना मिलता वह बेचैन सा होने लगता था, रोने लगता, पागल हो जाता, घर के बर्तन जमीन पर पटकने लगता। अब तो मेरी माँ भी उसके जुनून और पागलपन को देखकर डर जाती थी। समय यूं ही गुजरने लगा था। मेरा भाई 25 साल का हो चुका था और मेरी उम्र 16 साल हो चुकी थी जब एक दिन भाई माँ से पैसे मांग रहा था। माँ ने साफ मना कर दिया। वह पहले तो घर की चीज तोड़ने लगा, लेकिन माँ ने फिर भी उसे पैसे न दिए तो वह डोज न मिलने की वजह से दीवानगी पर उतर आया। उसने माँ का गला दबाना शुरू कर दिया। यह देखकर मैं भाई से माँ का गला छुड़वाने लगी, लेकिन वह माँ को छोड़ने के लिए तैयार न था। मुझे भी जोर से धक्का दिया। मैं फर्श पर जाकर गिरी थी। वह बार बार मेरी माँ से पैसे मांग रहा था, साथ ही माँ का गला भी दबा रहा था, जब तक मैं दोबारा उठकर भाई के पास आती ताकि उससे माँ को छुड़वा सकूं। लेकिन उस समय तक मेरी माँ का शरीर ठंडा पड़ चुका था। यह देखकर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी। भाई का जुनून भी अब एकदम से खत्म हो गया था। उसने जैसे ही माँ का गला छोड़ा, माँ का ठंडा शरीर जमीन पर ढेर हो गया था। यह देखकर भाई की रंगत भी उड़ गई थी। मेरे रोने की आवाज सुनकर मोहल्ले वाले हमारा दरवाजा बजाने लगे। भाई मुझसे कहने लगा, भगवान के लिए मुझे बचा ले, मैं जानबूझकर माँ को नहीं मारा। मुझे तो खुद भी होश नहीं था कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर तुमने मोहल्ले वालों को यह बता दिया कि मैं माँ का गला दबा दिया है तो यह मोहल्ले वाले मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे और पुलिस मुझे फांसी पर चढ़ा देगी।
क्या तुम मुझे मरते देख सकती हो? मैं तो अभी माँ के गम में ही तड़प रही थी। भाई को फांसी कैसे चढ़ा सकती थी? उस समय वो भी रो रहा था और उसने जो कुछ भी माँ के साथ किया वह सिर्फ एक जुनून की हालत में किया था। और मैंने इस बार भी अपने भाई की बात मान ली। काश न मानी होती तो आज मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म ना होता। लेकिन उस समय मैंने भाई को बचाने के लिए भाई की बात मान ली। हर छोटे जुर्म पर जैसे बचपन में पर्दा डालती आई थी, अब बड़े जुर्म पर भी इज्जत की चादर डाल दी थी और अपने होठ सी लिए थे। लेकिन इसका सिला मुझे क्या मिला था? इसका सिला मुझे यह मिला कि उस भाई ने मेरी इज्जत को तार तार करके रख दिया। कहते हैं कि बहनें भाइयों पर जान वार देती हैं, लेकिन मैं अपने भाई पर अपनी इज्जत वार चुकी थी। उसके लत ने पहले मुझसे मेरी माँ छीनी थी और आज इज्जत भी। वह मुझे उस मोहल्ले से निकालकर एक सुनसान जगह पर ले आया, क्योंकि यहाँ मेरी चीख पुकार सुनने वाला कोई न था। मेरा भाई मेरे सामने नाश्ता रख के जा चुका था। मैंने रोते सिसकते अपने पेट की आग को शांत किया था। थोड़ी देर बाद नीरज कमरे में फिर से आया था और जाने से पहले दरवाजा बंद करने लगा। इससे पहले कि नीरज मेरे कमरे का दरवाजा बंद करता, मैं रोते हुए कहा, भाई मैं आपकी हर बात मानूंगी, प्लीज दरवाजा लॉक मत करें। और फिर वही हुआ। शायद नीरज को लगा कि अब मेरे पास खोने के लिए बचा ही क्या है, जिसे बचाने के लिए मैं इस घर से भाग जाऊंगी। उसने सोचा होगा कि अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, इसलिए उसने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया और वह घर से बाहर चला गया। मैं कुछ देर तक कमरे में बैठी सोचती रही कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मैं अपनी इज्जत तो गवा ही चुकी थी, लेकिन अब आगे नीरज मेरे साथ जो करने वाला था, मुझे इस बात का भी अंदाजा था। उसे जिस तरह नशे की लत थी, अब उस पैसों की लत भी लग चुकी थी। अगर उसके पास पैसे ना होते तो वह नशा कहाँ से करता? और उन पैसों के कमाने की मशीन उसने मुझे बना दिया था। और अब हर रात मेरे ऊपर कयामत बीतने वाली थी। मैं हर रात वही तकलीफ सहने वाली थी जो आज रात की सही थी। और फिर मैंने फैसला कर लिया, मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, वह यह कि मैं यहाँ से भाग जाती, क्योंकि मैं यह पाप और जिल्लत से भरी जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। मैं जानती थी कि वह रात को फिर किसी को अपने साथ लेकर आएगा और खुद न करके दूसरे कमरे में सो जाएगा। और अब उसने मेरी जिंदगी तो बर्बाद ही कर दी थी, लेकिन आगे अब मैं किसी और की हवस का निशाना नहीं बनूंगी। इसलिए एक चादर से खुद को ढका और अपना चेहरा छुपाया और घर से निकल गई। यह एक सुनसान इलाका था। मुझे यह तक मालूम नहीं था कि मुझे जाना कहाँ है। बस मैं अपना सफर शुरू कर दिया। दोपहर से रात हो चुकी थी, लेकिन मेरा सफर था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे वहाँ कहीं दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आ रही थी। रात की स्याही धीरे धीरे फैल चुकी थी और चल चल के मेरे पैर भी सूज चुके थे। तभी मुझे सामने मेन रोड नजर आ गया, लेकिन इस समय रात काफी हो चुकी थी, इसलिए वहाँ इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजर रही थी। मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस गाड़ी को रोककर पनाह मांगूं। जब अपना ही घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं रहा, अपना सगा भाई ही मेरा रक्षक बनने के बजाय मेरा दलाल बन चुका था, तो किसी गैर पर क्या भरोसा करती। मैं इन्हीं सोचों में गुम सुनसान सड़क के किनारे चल रही थी जब एक पुलिस जीप मेरे पास आकर रुक गई। यह देखकर मैंने सुकून की सांस लिया था कि अच्छा है, मैं पुलिस वालों को मिल गई हूँ। अब मैं अपने भाई के बारे में इन्हें सब कुछ बता दूंगी। वह पुलिस इंस्पेक्टर मुझे सर से पैर तक देखने लगा, कहने लगा, ए लड़की, इस समय यहाँ अकेली क्या कर रही हो? मैं रोने लगी और रोते हुए सारी बात उस इंस्पेक्टर को सुना दी। उसने कहा, ठीक है, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, कल तुम्हारे भाई को भी गिरफ्तार कर लेंगे और उन लोगों को भी जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया है। मैं यह सुनकर खुश हो गई। मैंने कहा, आप मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ दे। वह कहने लगा, हाँ हाँ क्यों नहीं। मैं उस पुलिस जीप की फ्रंट सीट पर बैठ गई, क्योंकि उस समय उस पुलिस जीप में बस एक ऑफिसर ही था जो गाड़ी खुद चला रहा था। काफी देर गाड़ी अलग अलग रास्तों पर दौड़ती रही, लेकिन मेरे होश उस समय उड़े जब वह पुलिस जीप उसी घर के सामने जाकर रुकी थी जहां मेरे भाई ने मुझे कैद करके रखा था। उस घर के बाहर कुछ और मर्द भी खड़े हुए थे। नीरज भी उसके साथ मौजूद था। मैंने यह देखकर इंस्पेक्टर की तरफ देखा जो कमीनगी से मुस्कुरा रहा था। वह गाड़ी से नीचे उतरा और एक आदमी से कहने लगा, सेठ, ले आया हूँ तेरी लड़की को वापस। साली खुद को बहुत होशियार समझ रही थी। यह सुनकर मेरा दिमाग चकराने लगा था।
उस सेठ ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे बड़ी बेदर्दी से बाजू से पकड़कर नीचे उतारकर फिर मुझे घूरते हुए बोला कि तू मेरे कब्जे में है लड़की, जहाँ भी भागकर जाएगी वापस यहीं आएगी और तेरे भागने की सजा जो तुझे आज मिलेगी तो तू अपने लिए मौत मांगेगी, मौत। यह कहकर उसने मुझे मेरे भाई के सामने ही उस पुलिस वाले की तरफ फेंका। मैं लड़खड़ाते हुए उस पुलिस वाले के सामने जाकर गिरी थी। वह पुलिस वाला कह लगाने लगा। पुलिस वाले से वह आदमी कहने लगा, इसे तू यहाँ वापस लाया है इसलिए पहला हक तेरा है। मैं यह सुनकर नीरज भाई को पुकारने लगी कि मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी बहन हूँ। आखिर तुम्हारा जमीर क्यों मुर्दा हो गया है? तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत नहीं बची। शायद मेरा रोना देखकर भाई के खून ने कुछ जोश मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसी समय एक आदमी ने जेब से एक पुड़िया निकाली और भाई की तरफ उछाल दी। कहने लगा, यह ले और दुनिया पर बादशाह बन जा। यह कहकर वह 4 मर्द मुझे घर के अंदर ले गए। नीरज घर से बाहर ही था। घर का दरवाजा बंद हो गया। सुबह मेरी हालत यह थी कि मुझे उस कमरे से भी डर महसूस हो रहा था। कमरे में हल्की सी आहट भी मुझे कांप जाने पर मजबूर कर रही थी। मेरे साथ 4 लोगों ने जुल्म किया था। उसके बाद मैं समझ चुकी थी कि नीरज तो किसी के हाथ की कठपुतली बन चुका है। मैं किसी बहुत बड़े गैंग के हत्थे चढ़ चुकी थी। मेरे लिए भागना मुमकिन नहीं था। मैंने जो अंजाम भाग जाने पर भुगता था तो अब मैंने यह कोशिश छोड़ दी। वह लोग बदमाश थे जिसके गिरोह में पुलिस के कुछ अफसर भी शामिल थे। वह नशे की लालच देकर भाई से अब चोरी भी करवाते थे और कत्ल भी। मेरा भाई अब पूरा बदमाश बन चुका था। एक नशे की पुड़िया की खातिर वह उन कुत्तों के तलवे चाटने को भी तैयार हो जाता था। शायद नशा ऐसी ही चीज है जिसे इसकी लत लग जाए उसके साथ साथ उसके घर वालों को भी बर्बाद करके रख देता है। मैंने अब अपने बचाव के लिए हाथ पैर चलाना भी छोड़ दिए थे, इसलिए मुझ पर अब शक्ति भी कम कर दी गई थी। मगर एक दिन उन लोगों ने मेरे भाई को उसकी डोज नहीं दी। उन लोगों ने मेरे भाई के सामने एक ऐसी डील रखी कि आत्मा कांप उठे। मेरे भाई ने जब मानने से इनकार कर दिया तो वह मेरे भाई को घर में बंद करके चले गए। उस समय घर में नीरज था और वह बार बार गेट पीट रहा था। कह रहा था कि अगर मुझे डोज ना मिली तो मैं मर जाऊंगा। वह तड़प रहा था, रो रहा था, लेकिन आज मुझे उस पर तरस नहीं आ रहा था। काफी देर तक वह घर में चीज तोड़ता रहा, फिर मेरे पास आ गया। कहने लगा, मुझे मेरी डोज चाहिए वरना मैं मर जाऊंगा। मुझे कैसे भी कहीं से भी डोज लाकर दो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय नीरज की आंखें लाल होने लगी थी। उस पर वही जुनून सवार होने लगा, वैसे ही जुनून जिससे उसने मेरी माँ को मार दिया था। मैं यह देखकर घबराकर पीछे हट गई थी। वह कहने लगा, मुझे मेरी डोज चाहिए, मुझे मेरी डोज दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैंने उसे कहा, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी डोज लाकर देती हूँ। तुम पहले मुझसे दूर हटकर सामने कुर्सी पर बैठ जाओ। वह मेरी बात सुनकर सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। मैं किचन में चली गई। किचन से पानी लिया और उस पर पानी में 2-3 चम्मच चूहे मारने वाला दवा डाल दी और बाहर निकलकर वह गिलास भाई को पकड़ा दिया। मैंने कहा, यह डोज है, इसे पी लो और दुनिया के सारे गम भूल जाओगे और आजाद हो जाओगे सारे गमों से। उसने वह पानी का ग्लास एक ही घूंट में पी लिया। कुछ देर बाद वह सो गया था, फिर कभी ना उठने के लिए। आज जब वह लोग मेरे भाई के सामने बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बातें सुन ली थी। वह लोग मेरे भाई से कह रहे थे कि अगर तुम्हें और डोज चाहिए तो तुम अपने बहन के साथ रात गुजारोगे और वह सब कुछ करोगे जो हम उसके साथ करते हैं। यह सुनकर नीरज की गैरत ने थोड़ा सा जोश मारा था। उसने यह काम करने से साफ मना कर दिया कि मैं यह कभी नहीं कर सकता। वह मेरी सगी बहन है। वह लोग उसे डोज दिए बिना ही चले गए क्योंकि वह जानते थे कि वह अपनी लत की खातिर वह कुछ भी कर सकता है। यह एक ऐसी तकलीफ थी जो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती थी। मेरे दिमाग में यही बात आई थी कि अगर नीरज को डोज नहीं मिला तो वह यह घिनौना काम करने से पीछे नहीं हटेगा। वैसे भी मेरी इज्जत को तार तार तो करवा ही चुका था और नशा न मिले तो वह मेरी इज्जत अपने हाथों से भी तार तार करने से बाज नहीं आता। और यह एक ऐसी तकलीफ थी जिसे मैं सह नहीं सकती थी और इसलिए मैंने यह आज बहुत ही खतरनाक कदम उठा लिया था। यह चूहे की दवा मैंने उन लोगों की शराब में डाल दी थी। यह जहरीली दवा मैंने उन लोगों के ड्राइवर से ही यह कहकर मंगाई थी कि घर में चूहे बहुत हो चुके हैं।
मुझे दवा डालनी है। वह ऐसी जहरीली दवा ले आए जो 2 मिनट में चूहों का काम तमाम कर दे। और ऐसा ही हुआ था। वह लोग वापस आए तो मैं नीरज की मौत पर बैठी आंसू बहा रही थी। मैंने कहा कि डोज न मिलने पर नीरज मर गया है। उन लोगों ने नीरज को ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। रात को मुझे शराब लाने को कहा। मैंने वही शराब उसके सामने रख दी, जिसे पीते ही आधे घंटे में वह चारों के चारों मर चुके थे। मुझे अपने इस काम पर कोई भी अफसोस न था। मैं घर से बाहर निकल गई और यहाँ अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रही हूँ। अनाथ आश्रम में छोटे छोटे अनाथ बच्चों की देखभाल करके मेरा जी बहल जाता है। मुझे बस उस समय का अफसोस है जब नीरज ने पहली बार सिगरेट पी थी और मैंने उसकी इस बात को राज रखा था। अगर मैं उसकी इस गलती को अपनी माँ के सामने कह देती तो शायद आज यह सब ना हुआ होता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों।